A very big hello to all the students. I'm here with the solution of the P-set paper of the botany part. So let's start with the very first question. Question number 31. Look at this. Photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis means making food. खाना बनाते हैं. कौन बनाता है खाना? Plants बनाते हैं. So let's talk about that. Photosynthesis in plants is carried out in कहाँ पे? Actually when I talk about that, leaves करते हैं. राइट है, बट डोंट टिक लीव्स इटसेल्फ. आगे देखिए, स्टेम. येस, यू आर हैविंग सर्टेन लोअर प्लांट्स, छोटे प्लांट्स, नॉट लोअर प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स जो हर्ब्स होते हैं, वहाँ पे स्टेम क्या है? ग्रीन इन कलर. दैट ऑल्सो परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. बट फिर आगे देखिए, लीव, स्टेम्स एंड एरियल रूट्स. येस, देयर आर सर्टेन प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स, एपिफाइट्स है, उनके पास एरियल रूट्स है, ग्रीन इन कलर है, वो भी खाना बनाते हैं. सो देयरफॉर द आंसर फॉर, एंड स्टेम्स एंड रूट्स तो नहीं, रूट्स तो होगा नहीं. सो देयरफॉर द आंसर फॉर 31 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. क्लियर? लेट्स प्रोसीड फर्दर. क्वेश्चन नंबर 32. When a red blood cell RBC is placed in 3 different solutions. चलो देखते हैं. मेरे पास एक सोल्यूशन है, ये मेरे पास में रेड ब्लड सेल है. दिस राउंड इज द रेड ब्लड सेल. एक यहाँ पे मेरे पास 3 सॉल्यूशंस है, ये यहाँ पर ऐसा है. अगेन दिस द आरबीसी, दिस द थर्ड वाला. अब इन द फर्स्ट केस मैंने रेड ब्लड सेल को कहाँ पे रख दिया है? आई प्लेस दैट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन. What do you mean by the word? सबसे पहले what do you mean by the word isotonic? Isotonic means similar concentration. जितना RBC के अंदर में solid concentration है, उतना ही concentration किस में है? This solution में. तो क्या होगा? दोनों में movement होगा. इधर से यहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ जा रहा है. But what happens? The cell remains the same. यहाँ पे कोई change in the morphology नहीं आएगा. So if it is an isotonic solution, the morphology remains the same. No change out here. ठीक है? अब अगर मैंने इसको प्लेस किया इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन? हाइपोटोनिक सोल्यूशन मीन्स लेस कंसेंट्रेटेड. यहाँ पे मेरे पास में लेस सॉल्यूट्स हैं, बट इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूट्स हैं. ठीक है ना? सो दैट मीन्स बाहर में पानी ज्यादा है. What is going to happen? The water is going to flow inside. पानी अंदर आएगा, तो cell is going to swell. So you are going to have swollen cell out here. But अगर मैंने cell को रखा in hypertonic solution, hypertonic, in hypertonic solution में अगर मैं रखती हूँ, that means बाहर में ज़्यादा concentration है. ये बहुत सारा concentration किस चीज़ का है? Solute का. और यहाँ पे मेरे पास कम concentration है. तो what is going to happen? बाहर में पानी कम है, तो वाटर इज गोइंग टू फ्लो आउट, मूव आउट. दैट मीन्स हमारा सेल, यहाँ से पानी बाहर जाएगा तो सेल इज गोइंग टू श्रिंक डाउन. तो यहाँ पे क्या हो गया? मेरे पास श्रिंकेज. स्वोलन केस में मेरे पास सेल टर्जिड बन जाता है, फूल जाता है. यहाँ पे मेरे पास श्रिंकेज हो जाता है. सो दैट मीन्स व्हेन आई टॉक अबाउट दैट, हमारे पास बोला फर्स्ट में नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, सेकेंड में स्वोलन, थर्ड में श्रंकर. सो व्हाट इज दैट कंडीशन? तो पहला क्या है? आइसोटोनिक, देन हाइपोटोनिक, देन हाइपरटोनिक. सो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. आई होप इट्स क्लियर टू यू. क्वेश्चन नंबर 33. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 33. जेनेटिक मटेरियल डीएनए इन प्लांट्स occurs in which of the following cell organelles? चलिए देखते हैं. डीएनए तो है ही, हम सबको पता है. डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. डू यू हैव द डीएनए इन द न्यूक्लियस? यस, ए में होता है. बट आगे देख लेते हैं. Do you have the second option says nucleus and the chloroplast? Very correct. वो भी right है. Obviously better than the A option. Look at the third option. Nucleus, chloroplast, mitochondria. Still better answer. Last वाला is what? Chloroplast and mitochondria. Right है. But हमारे पास nucleus भी है. So therefore the best answer out here happens to be the C option. But mind you, the mitochondria and the chloroplast is having the DNA which is similar to the prokaryotes. कैसा DNA है? It's a circular double standard DNA. Unlike हमारा जो है न्यूक्लियस में कैसा होता है? It is what? Linear double standard DNA. पर वो तो पूछा नहीं उसने. उसने सिर्फ पूछा कि DNA कहाँ कहाँ है. The answer happens to be the C option. Fine. Let's talk about question number 34. 34. The equation given below represent the process of photosynthesis. प्लांट्स खाना बनाते हैं. खाना इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ग्लूकोज. यहाँ पर तो ग्लूकोज तो उसने लिख दिया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस समथिंग गिव्स यू ग्लूकोज. ऑब्वियसली खाना बनाते हैं.
बट उन्होंने यहाँ पे एक डैश दे दिया, एक यहाँ पे डैश दे दिया। तो व्हेन आई एम सपोज टू गो फॉर मेकिंग द ग्लूकोज आउट हियर, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन आई गो फॉर रिडक्शन, तो मेरे पास क्या लगता है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू गेट व्हाट, वाटर आउट हियर। आई एम सपोज टू बैलेंस दैट, आई गेट 6 वाटर। मिलके एक और चीज, हमारे पास में अर्थ में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, ऑब्वियसली प्लांट्स है, तो खाना बना दिया। बट अदरवाइज हमारे को ब्रीथ करने के लिए जो ऑक्सीजन मिला है एटमॉस्फेयर में, कहाँ से आएगा, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास में इसके साथ में ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है। दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। Therefore, the answer for 34 happens to be the A option. ठीक है? Question number 35. I hope you are aware of the bacteria, gram positive, gram negative bacteria. Gram positive bacteria, gram negative bacteria, अगर आपको मालूम है, when we go for staining it, तो gram positive bacteria जो होते हैं, they retain the original stain. Retains the original stain. ठीक है? What is that original stain? Color. The color for that is violet because crystal violet से करते, purple बोलो, violet बोलो। Whereas the gram negative bacteria जो है, they get decolorized, decolorized हो जाते हैं। When they get decolorized out here, तो इसको नया stain देते हैं, that is said to be the safranin. And because of safranin, कौन से color का हो जाएगा ये, red in color. So basically gram negative bacteria are red in color after gram staining, and gram positive are what, पर्पल और ब्लूइश इन कलर। अच्छा, वो क्यों बन गया ये, बिकॉज दे आर हैविंग मोर ऑफ द लिपिड्स इन द सेल वॉल, मोर लिपिड्स। पर व्हाट इज द सेल वॉल मेड अप ऑफ, दोनों के अंदर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। बट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली पेप्टाइडोग्लाइकेन फॉर्म्स द सेल वॉल, whereas ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 सेल वॉल होती है, अंदर वाले इज पेप्टाइडोग्लाइकेन, आउटर वाला इज व्हाट, लिपिड आउट हियर। तो ज्यादा किसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन हुआ, ग्राम पॉजिटिव में। तो लेट्स हैव द ऑप्शंस नाउ। दे हैव मोर, क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव हैव मोर पेप्टाइडोग्लाइकेन इन द सेल वॉल, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ए वाला इज करेक्ट। नेक्स्ट, दे शो रेड कलर ऑन ग्राम स्टेनिंग, नो, दिस इज रेड कलर कौन देता है, दिस इज द ग्राम नेगेटिव, सो दिस इज रॉन्ग। Flagella are found all over the body. No, you can have single wala, you can have double flagella, and you can have flagella in both the cases, positive and negative. They have some mesosomes as extensions of the cell membrane. This is generally the feature of the gram negative. So what is the answer for the question? The answer for 35 happens to be the A option. What is the A option? More peptidoglycan in the cell wall. Fine? Chaliye. Let's talk about 36. Mitochondrial equivalent in prokaryotic bacterial cell is, जो mitochondria है, what is mitochondria? This is a mitochondria having the outer membrane. This is the inner membrane of the mitochondria. What is this known as? The inner membrane known as Christi. Fine. अगर आप इसको देखो तो आपको क्या लगता है, विदाउट सेइंग, अगर मैं क्रिस्टी नहीं लिखती तो ये दिखता है किसके जैसे, बैक्टीरिया के जैसा। सो माइटोकॉन्ड्रियल इक्विवेलेंट इन द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल इज, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, रेस्पिरेशन। आर द राइबोसोम्स कैपेबल ऑफ रेस्पिरेशन, डू दे लुक सिमिलर, नो। थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड तो प्रोकैरियोट में होता ही नहीं है। साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर मैं बैक्टीरियल सेल को बोलती हूँ, उसके अंदर भी इन्वेजिनेशंस होती है। एंड व्हाट इज दैट नोन एज, दैट इज नोन एज मीजोजोम। तो अगर मैं यूकैरियोट की बात करती हूँ, द ऑर्गेनल हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन इज, व्हाट इज दैट नोन एज, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकैरियोट किससे रेस्पायर करते हैं, फ्रॉम द मीजोजोम्स। व्हाट इज द मीजोजोम्स, मीजोजोम्स आर द साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर सी। अभी हम जूलॉजी का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इन ह्यूमन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैपेंस टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो माउथ में स्टार्ट होता है, क्योंकि माउथ का पीएच स्लाइटली एसिडिक है, 6.8, जिसमें अल्फा सैलिवरी एमाइलेज एक्ट करता है स्टार्च पे। तो अगर हम देखें इसमें आंसर क्या है, तो 37 का बेस्ट आंसर आ रहा है आपका माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि माउथ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इनिशिएट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म होता है।
बिकॉज माउथ में अल्फा सिलेवरी एमाइलेज एक्ट करता है स्टार्च पे और उसे वो कन्वर्ट करके मेल्टोज बनाता है। फाइन, वही मेल्टोज जब उतर के आपके माउथ से एसोफेगस से होकर स्टोमक में जाता है, द स्टोमक इज एरिया विद pH इज 1.8, जो कि उस एरिया के लिए फेवरेबल नहीं है फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। फिर जो पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है वो नीचे उतर के जाते हैं ड्यूडेनम में, और जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं वहाँ पे उसे मिलता है मेल्टेज। मेल्टेज एंजाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तब वो मेल्टोज को कन्वर्ट करके बना देता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर हमने लैक्टोज खाया तो लैक्टेज करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर हमने सुक्रोज खाया तो सुक्रेज करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टार्च का डाइजेशन लेकिन हमारे माउथ में ऑलमोस्ट 30% हो जाता है। तो द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक में पॉसिबल नहीं है। और एक चीज याद रखना, पेनक्रियाज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी सीक्रेट होता है विच पोर इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक्ट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 में द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर डेसिफरिंग द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन जीन। द बेस्ट आंसर इज बी, दैट इज न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग। अब नॉर्मली सोचो कि 38 का मैं पहले आंसर लिख दूँ बी। द थिंग इज दैट कि मुझे एक अननोन डीएनए सीक्वेंसिंग मुझे करना है, तभी पता चलेगा इसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर्स क्या है। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोई भी सेल है जिसके डीएनए को मुझे स्टडी करना है, मान लो कि ह्यूमन सेल, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 1990 में किया था, तो मैंने डीएनए को आइसोलेट किया सेल से और मुझे उसके जीन्स को, उसके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स को स्टडी करना है। तो उस डीएनए को लेके मैं पहले क्या करूँगी, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उसे मैं कट करूँगी इन अ टेस्ट ट्यूब। तो सपोज एक सेल लूँगी, पहले मुझे एक सेल लेना है। सेल लेके इसमें क्या करना है, विल एड सर्टेन एंजाइम लाइक सपोज दिस ह्यूमन सेल वी आर एडिंग सोडियम डोडिसल्फेट, ओके, एनिमल सेल के लिए। प्लांट्स का अगर करना है सेलुलेज है, एनिमल्स माइक्रोब्स का अगर करना है बैक्टीरिया का लाइसोजाइम है, और फंजाई का करना है तो काइटिनेज है। तो इन दैट बेसिस अगर हमने यहाँ पे सोडियम डोडिसल्फेट ऐड किया तब क्या होगा, सोडियम डोडिसल्फेट डालते ही जो हमारा डीएनए है वो आइसोलेट हो जाएगा और सुपरनेटेंट यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन मुझे इससे प्रोटीन और बाकी जो भी हाई मोलिकुलर वेट चीज़ है उसे भी आइसोलेट करके इसे प्रेसिपिटेट कर देना है। सो वी विल ऐड व्हाट, प्रोटीएज एंड राइबोन्यूक्लिएज ऐड करके मैं इसे प्रेसिपिटेट करूँगी, फिर मुझे डीएनए मिल जाएगा। इस डीएनए को मैं माइक्रोपिपेट के थ्रू या तो स्पूलिंग मेथड के थ्रू सेपरेट करूँगी, करके मैं इथेनॉल में रख दूँगी, चिल्ड इथेनॉल, मतलब इथेनॉल उसका एक बफर रहेगा, फिर मैं उसको फ्रिज में रख सकती हूँ फॉर द फ्यूचर यूज़, या तो मैं उसे क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में भी स्टोर कर सकती हूँ। नेक्स्ट, अब मुझे वो डीएनए का सीक्वेंस जानना है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या तो तुम्हें नहीं पता है मान लो डीएनए का क्या सीक्वेंस है, तो ऐड कर सकते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर कुछ छोटे छोटे टुकड़े में वो डिवाइड हो गए, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सपोज EcoR1, उसका वहाँ पे वो साइट प्रेजेंट है, पैलिंड्रोमिक साइट लाइक GATTC, ठीक है, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, तब वो पैलिंड्रोमिक साइट जो भी है वो कट करके रख देगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब मुझे मेरा डीएनए मिल गया, तब मैं क्या करूँगी, उस टेस्ट ट्यूब से इस डीएनए को यहाँ पे ड्रॉप्स डालूंगी एंड आई विल ऐड अ स्टेन टर्म्ड एज इथिडियम ब्रोमाइड, या तो फिल्जन भी होता है। इथिडियम ब्रोमाइड एनसीईआरटी में मेंशन है, ब्लू कलर का स्टेन है, तो ये ब्लू ड्रॉप्स दिखेंगे आफ्टर सम टाइम। तब उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होता है, मैं जस्ट एक ऊपर से आपको समझा दे रही हूँ। तो उसमें हम लोग नॉर्मली रन करते हैं जेल में डीएनए को बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड है और वो नेगेटिवली चार्ज होने के कारण वो एनोड की तरफ रन करेगा। तब जेल में क्या होगा, जो भी डाइजेस्टेड पीस है डीएनए का और अनडाइजेस्टेड पीस है वो सब डीएनए सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, अब मुझे उसे विजुअलाइज करना है कि यहाँ पे लिखा था फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर डेसिफरिंग द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ इन जीन्स, मुझे वो जानना है। तब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, तो ब्लू डीएनए बैंड्स दिखेंगे। ओके, इमेज कहीं पे अगर आपको मिला हो जेल का वो देख लेना। फिर उसी जेल में जो डीएनए ब्लू कलर के है उसको मैं एक टेबल में रखूँगी जिसमें नीचे एक ट्यूबलाइट होगा यूवी रेडिएशन छोड़ता हुआ। जब यूवी रेडिएशन वो ब्लू डीएनए क्रॉस करेगा स्टेन डीएनए, तब उसे हम विजुअलाइज कर पाएंगे उस बैंड्स को कि उसमें कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, या तो कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है, मेनली AT, GC, GC, CC, या तो AT अगेन ऐसे। तो वो विजुलाइज करने के लिए मुझे यूवी रेस करना पड़ेगा, क्यों, तो वो स्टेन डीएनए जो ब्लू कलर का है ब्राइट ऑरेंज दिखेगा। अदर देन दिस हम उसे नाइट्रोसेलुलोज पेपर में ट्रांसफ़र करके फिर ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू भी हम स्टडी कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है।
ठीक है। तो मैंने जस्ट एक आइडिया बताया कि डीएनए को आइसोलेट करो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करो, या तो हम और एक मेथड कर सकते हैं, डीएनए को हम ऐड कर सकते हैं प्लाज्मिड में, फिर आरडीएनए बना सकते हैं। आरडीएनए को हम बैक्टीरिया में उसको कॉपी इंक्रीज कर सकते हैं क्लोनिंग करके, उसे हम बायोरिएक्टर में ग्रो नहीं करेंगे, उसका कॉपी को फिर से निकालेंगे, वहाँ से निकाल के उस जीन को स्टडी करने के लिए हमें सेम मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर टू नो इन व्हाट वे द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग आर डन। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें 30,000 जीन के बारे में पता चल चुका है, जिससे बहुत सारी बीमारी, म्यूटेशन ह्यूमन जीन्स का हम पहले से पता करके रख सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के हम उसके जीन को स्टडी कर सकते हैं। विजुलाइज करने के लिए द बेस्ट वे इज अप्लाइंग द जेल कंटेनिंग द स्टेन डीएनए अंडर द इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, तब विजुलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये डबल सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में है, दैट इज डबल सर्कुलेशन, complete double circulation. In which of the following sequence depicts the flow of blood in human circulatory system? तो यहाँ पे देखो लंग्स है, क्योंकि इसमें डायग्राम आपको नहीं चाहिए। लंग्स है, फिर लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से शुरू करें, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टू द लेफ्ट एट्रियम, फिर ये आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से ये बॉडी में पंप हो रहा है। बॉडी विल यूज़ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूज़ करके जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो चला जाएगा लिम्फ में। ओके, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, लिम्फ से होके वो चला जाएगा फिर से कहाँ पे, वेन में, वेन से होके चला जाएगा, वेन से होके फिर से वो दोबारा जाएगा कहाँ पे, वेना केवा में। तो यहाँ पे इतना लिखा नहीं है, वेना केवा से होके राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, अगेन राइट वेंट्रिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाएगा। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो मिला के देखना, अभी आंसर ए है इसमें, बाकी देखना मिलेगा नहीं कि लंग्स से राइट वेंट्रिकल नहीं जाता, या तो तुम यहाँ से मिलाओ राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम नहीं आ रहा है, तो ये तो कैंसिल। फिर यहाँ पे अगर हम देखें राइट एट्रियम टू एओर्टा, ये नहीं होगा, एओर्टा टू लेफ्ट वेंट्रिकल कभी नहीं जाएगा, ये उल्टा हो रहा है। एओर्टा टू यहाँ पे लंग्स टू एओर्टा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स, फिर लंग्स से होके एओर्टा टू चला गया, फिर लेफ्ट एट्रियम, ऐसे कभी नहीं होगा। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, मैं एक बार लिख के मैं तुम्हें बताऊँ तो क्लियर होगा, अगर हम क्लैरिफाई करके उसको लिखे अच्छे से। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, 39 में द आंसर इज ए। इसमें अगर हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखते हैं, थिंग इज दैट ये हमारा हार्ट हो गया, जिसमें 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज बॉडी। ओके, तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है कहाँ पे, लंग्स में। ओके, तुम थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। द नेक्स्ट जो लंग्स है, लंग्स से अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। और यहाँ पे जो जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ जा रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी मतलब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में, फिर लंग्स से दोबारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल, देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, देन एओर्टा, एओर्टा से पंप हुआ बॉडी की तरफ विद द हेल्प ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, या सिस्टमिक आर्टरीज और वेन होते हैं जो आपको बाद में मिलेगा। तो उसमें तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमें जब भी देखना है, इसमें फ्लो चार्ट मिल रहा है मेरा इसी तरह से, लंग से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा से गया बॉडी में, बॉडी से आया राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये एक्यूरेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट मिसिंग है। लेकिन जब भी ऐसे आता है, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, तब आपको यहाँ पे दिमाग लगा के देखना है कौन सा बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए ए, वही आपको मार्क करना था। और अगर एलाबोरेटली बोले तब उसमें सब ऐड करना पड़ता है, लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम्स में सब पॉइंट्स ऐड नहीं भी कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखो, चूज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट टाइप्स एंड एनिमल्स। हमें ये पता है कि पाइसेस में 2 चैम्बर है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्स है, फिर आया रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्स है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एलिगेटर, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्स, कहीं कहीं पे कंप्लीट 4 चैम्बर्स भी लिखा रहता है, थोड़ा एक्सेप्शन है उसमें। फिर है बर्ड्स 4 चैम्बर, मैमल्स 4 चैम्बर्स। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, 2 चैम्बर सर्डाइन फिश, ओके करेक्ट, 3 चैम्बर एम्फीबियन करेक्ट, 4 चैम्बर रेप्टाइल्स नहीं होगा, बिकॉज रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर एक्सेप्शन है, क्रोकोडिलिया, एलिगेटर, घड़िया, गैवियलिस इसका। फिर आया तुम्हारा 2 चैम्बर सर्डाइन फिश, फाइन, सर्डाइन एक मैराइन फिश है। 3 चैम्बर कोबरा रेप्टाइल्स, कोबरा मीन्स नाजा, ठीक है।
एंड सांप जिसे बोलते हैं पॉइजनस स्नेक। 4 चैम्बर आउल बर्ड्स है, तो ये करेक्ट है। 2 चैम्बर घड़ियाल रेप्टाइल नहीं होगा, 3 चैम्बर बर्ड नहीं, 4 चैम्बर ह्यूमन है, तो इसमें गलत आ रहा है 3 चैम्बर बर्ड वाला। 2 चैम्बर बर्ड्स ये गलत आ रहा है, 3 चैम्बर घड़ियाल ये गलत आ रहा है, 4 चैम्बर सर्डाइन फिश ये गलत आ रहा है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन मेरा क्या है आंसर 40 का। अगर तुम देखोगे बेस्ट ऑप्शन 40 में आपको मार्क करना है बी। ओके, और याद रखना पाइसेस में 2 चैम्बर, कार्टिलेजिनस बोनी फिशेस, साइक्लोस्टोमेटा उससे पहले है वो भी 2 चैम्बर्स, एम्फीबिया 3 चैम्बर्स, रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्स एक्सेप्ट क्रोकोडिलिया, गेवियलिस एंड एलिगेटर। ओके, स्पेसिस वाइज थोड़ा सा वेरी करता, कंप्लीट इनकम्प्लीट 4 चैम्बर वाला। एव्स हो गया आपका 4 चैम्बर, मैमल 4 चैम्बर, हार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, Raju Sharma, a 10th standard student, participated in 100-meter sprint short race. During running, he developed painful muscle contraction and fell down. The physical education teacher rushed to him and gave a hot water massage. Raju Sharma slowly recovered from the cramp. The teacher explained the physiology behind the cramp and the subsequent relief. Identify the right explanation. इसमें बेस्ट आंसर है आपका ये सी। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी कि ड्यूरिंग वाइगरस फिजिकल एक्टिविटी लैक्टिक एसिड accumulates in the muscles due to anaerobic respiration. This causes cramps. Hot water massage improves the circulation of blood and oxygen in the muscle. As a result, lactic acid is converting into CO2 and water. Thus, the pain gets relieved. The answer is C. इसका जो भी आंसर है that is 41 का आपको C मार्क करना है, 41 C। मैं अभी समझाती हूँ तो क्या है। स्केलेटल मसल को हमेशा नॉर्मली 20 ml ब्लड में, जब 100 ml ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जाता है, 5 ml टिश्यू को मिलता है हर बार, 15 ml रिजर्व रहता है फॉर मस्कुलर एक्टिविटी। पर समटाइम ऐसे हो सकता है कि मस्कुलर एक्टिविटी बहुत स्ट्रेनस है, बहुत ज़्यादा एथलीट को ऑक्सीजन चाहिए मसल में, तो वो फुलफिल नहीं कर पाता। तब वो मसल के जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, उसे ATP प्रोवाइड करने के लिए शुरू कर देता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है लैक्टिक एसिड। Lactic acid is, you cannot say, is a directly this toxic material or like something like excretory product, okay? क्योंकि इसमें जो लैक्टिक एसिड है उसमें 80% लैक्टिक एसिड जो होता है बाद में वो लीवर में ग्लाइकोजन बन जाता है, उसमें से 20% बनता है CO2 एंड वाटर। अब बात क्या है, जो लैक्टिक एसिड है वो सॉर्नेस करता है। कभी भी एक्सरसाइज होने से एनारोबिक रेस्पिरेशन में ATP तो मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भागने से दर्द होना शुरू हो जाता है। ये आपने फील किया होगा कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, या तो आप स्कूल कॉलेज में अगर खेलोगे तब, तो मसल में जो लैक्टिक एसिड बनता है फॉर सम आवर्स और डे और 2 days तक वहाँ पे दर्द होता है और धीरे धीरे तुम देखना ठीक भी हो जाता है। लेकिन उसका बेस्ट मेथड है उससे जल्दी छुटकारा पाने का, यू कैन अप्लाई सम ऑइंटमेंट्स देयर, बट टुगेदर विथ यू कैन गो फॉर अ हॉट वाटर मसाज। हॉट वाटर मसाज कर सकते हो, कोल्ड प्रेसिंग कर सकते हो, जिससे कि मेनली हॉट वाटर करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, डायलेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन सप्लाई उस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है और लैक्टिक एसिड और एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, तो टेम्पोररी रिलीफ मिल जाता है और टुगेदरली वो ब्लड बहुत ज़्यादा से तेज़ी से उस एरिया में आता है बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स डायलेशन, क्योंकि आपने बाहर से हॉट वाटर मसाज दिया है, कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, डायलेशन होगा और तुरंत क्या होगा, वो लैक्टिक एसिड ब्लड के थ्रू स्केलेटल मसल टू लीवर आ जाता है। वहाँ पे 80% वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर रहता है फ्यूचर यूज़ के लिए और 20% CO2 वाटर बन जाता है। ओके, ये इसका फिजियोलॉजी है। लैक्टिक एसिड जब भी कन्वर्ट होकर मसल से फिर लीवर वाला जो कनेक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं कोरी साइकिल। कोरी ने एक्सप्लेन किया था। क्लियर? चलो, आई थिंक समझ गए कि इसमें आंसर क्या है बी। इसमें एक्सप्लेन इतना लिखना नहीं था इसलिए मैंने समझा दिया, इसमें एलाबोरेटली लिखा है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने ये किया भी होगा अच्छे से, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर गिवन बिलो, कि इसमें से तुम्हें बताना है कि एक्सहेलेशन के टाइम में कौन सा राइट सीक्वेंस है। तो अगर हम देखें एक चीज़ कि 42 में यू आर राइटिंग लाइक ऑक्सीजन इज एंटरिंग। नाउ ऑक्सीजन नेजल पैसेज से होके देन फेरिंग्स, देन विंडपाइप दैट इज ट्रैकिया, then it will go to bronchus, primary, secondary, tertiary bronchus, then it will go to bronchioles, the thin tubes, ये conducting zone है। ओके, alveoli is a exchange zone, तो यहाँ से exchange हो गया। अब ये तो ऑक्सीजन का है दिस सीक्वेंस। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक उल्टा होगा, alveoli, then bronchioles, okay, thin tubes, then bronchus, then windpipe, then pharynx, then nasal passage, देन आउट। ओके, तो इस बेसिस पे तुम्हें चूज करना है कौन सा ऑप्शन बेस्ट बैठ रहा है। देखो यहाँ पे पहले 6 इज एल्वियोली,
देन 5 ब्रोंक्यूल्स, मिल रहा है ना। फिर 4 इज ब्रोंकस, 3 विंड पाइप, 2 फेरिंग्स कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, 1 नेजल पैसेज। तो आपको यहाँ पे मार्क करना था सी, तो 42 का आंसर क्या था, सी मार्क करना था। ओके, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। द टेस्टिस ऑफ मैन लाई इन अ स्मॉल मस्कुलर पाउच कॉल्ड स्क्रोटम लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, चूज द करेक्ट रीजन। द थिंग इज दैट हमारे एब्डोमेन में टेम्परेचर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस, जस्ट लाइक आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। स्क्रोटल से एक होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, जिसमें टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है, और इसीलिए वहाँ पे टेस्टिस का रहना ज़रूरी है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए जिससे कि स्पर्म प्रोडक्शन हो पाए। तो व्हाट इज द बेस्ट आंसर देन? Best answer is C. Sperm formation in testis requires a lower temperature than the normal body temperature. So in that way, this is the best area scrotal sac जहाँ पे temperature 2 to 2.5 degree Celsius कम होता है in compare to body temperature, तभी जाके spermatogenesis sperm production possible है inside the seminiferous tubule, which is the appropriate or the important site for the spermatogenesis inside the testis. Okay, तो इसमें देख लेना मिला के C आ रहा है, बाकी नहीं आएगा। Sperm formation testis requires a high temperature, no. Seminal vesicle recoil, no. Sperm produced in scrotum is easily released, no. The best answer is C, is because the lower temperature. 43 answer is C, because the scrotum temperature is 2 to 2.5 degrees Celsius less than body temperature, important for spermatogenesis. Okay, I think ये clear हुआ होगा आपका। अब हम next question की तरफ move करते हैं। Question number 44 बहुत easy question है। Which of the following is not produced by microbial activity? हमें पता है कि there are certain microbes which are involved in the production of certain products like curd, yogurt, it may be acetic acid, citric acid, cheese, like this. तो इसमें not is antiseptic, because antiseptic is a secondary metabolite produced by certain plants but not by microbes, and there are certain chemicals. The best example I like eucalyptus oil, ये आपको पता होगा, ये भी एक antiseptic की तरह हम यूज़ करते हैं, natural antiseptic। ऐसे बहुत सारे chemicals हम यूज़ करते हैं, but they are not because of microbial activity. तो the best answer is 44 is D, antiseptic। अगर एंटीबायोटिक दिया रहता then this is different thing, okay? क्योंकि एंटीबायोटिक्स के केस में क्या होता है, पेनिसिलिन नोटाटम, जैसे पेनिसिलिन, दिस इज एंटीसेप्टिक। यहाँ पे गलती हो सकता है किसी किसी का, वो ध्यान रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन मेरे जूलॉजी पोर्शन में है 45, वो हम डिस्कस करेंगे। Among the following which is not true about vaccine, पहले मैं ये बता दूँ व्हाट वैक्सीन इज ऑल अबाउट। वैक्सीन इज अ प्रोसेस जिसमें हम ट्रिगर कर सकते हैं आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। तुम ऐसे भी बोल सकते हो उसको एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, बिकॉज हमें डेलिबरेटली हमें माइक्रोब्स का पार्ट, उसका टॉक्सिन या कुछ भी चीज़ बॉडी में छोड़ के आना है, सो दैट बॉडी को उस चीज़ का पता रहे, पहले से उसे वो देख के सेल मेडिटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम रेडी करके फिर एंटीबॉडीज़ बनाए उसके लिए, और साथ साथ वो लोग मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं, बी मेमोरी एंड टी मेमोरी सेल्स, सो दैट फ्यूचर में अगर सेम टाइप ऑफ एंटीजन एंटर हो, फॉरेन मॉलिक्यूल, दे कैन अटैक डायरेक्टली, और एंटीबॉडीज बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी को उस सिम्टम्स से जूझना नहीं पड़ता, इतना प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। ओके, द थिंग इज दैट अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट ट्रू वैक्सीन्स, वैक्सीन कंटेन अ डेड माइक्रोबियल सेल्स और देयर पार्ट, येस ट्रू, जैसे कोविड के केस में हमने बनाया है, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन्स कंटेन एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट डिजीजेस, नो, इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं रहता। वैक्सीन इज नॉट अ पैसिव इम्यूनाइजेशन। एंटीबायोटिक क्या होता है, डायरेक्टली दे आर किलिंग द एंटीजन विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी मेमोरी सेल्स। ओके, वैक्सीन क्या है, तुम्हारी बॉडी को वो रेडी करता है फॉर द पर्टिकुलर फाइट अगेंस्ट द एंटीजन फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर फ्यूचर ऑल्सो। तो ये गलत होगा, इसमें नॉट ट्रू है, तो बी आंसर है। वैक्सीन कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स विच इवोक इम्यून सिस्टम अगेंस्ट डिजीज, करेक्ट। वैक्सीन कंटेन इनएक्टिवेटेड माइक्रोब्स, अभी हम पीस भी डाल सकते हैं माइक्रोब्स का, या तो इनएक्टिवेटेड माइक्रोब्स डाल सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एटीन्यूएटेड, वीकेंड माइक्रोब्स को डालना, एटीन्यूएशन, एटीन्यूएटेड प्रोसेस। और ये जो लिखा है स्पेशल प्रोटीन, कभी कभी हाथ कटता है ना, टिटेनस बोलते हैं, जैसे टीटी लगाते हैं हम, हाथ कटने से क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी एंटर होता है, वो बॉडी के अंदर जाके टिटेनोस्पाज्मिन रिलीज करता है। अगर हम वही चीज़ हाथ कटते तुरंत बाद ही विदिन 24 आवर्स हम टिटेनोस्पाज्मिन को माइल्ड फॉर्म में बॉडी में इनोकुलेट कर दे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी पहले से ही रेडी रहेगा उसके अटैक के लिए। ओके, तब क्या होगा, सेप्टिक, सेप्सिस, घाव या तो कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। तो वैक्सीन is
इज अ एक्टिव इम्यूनिटी का पोर्शन है जो कि आर्टिफिशियल है, बिकॉज हम डेलिबरेटली उसके पार्ट्स को, टॉक्सिन को या तो उसके वीकेंड जर्म्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर ट्रिगरिंग आवर ओन इम्यून सिस्टम, जिससे कि हमारा सिस्टम खुद से एंटीबॉडी प्रिपेयर कर पाए। तो द बेस्ट आंसर फॉर दिस 45 इज बी। ओके, थैंक यू। Thank you.